दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण शिक्षा, जिसमें यूनिट 1 है, जिसमें हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र के भेद अथवा प्रकार। जिसमें बनाता है चारागाह, पारिस्थितिक तंत्र, घटक, विभिन्न प्रकार। यानी पारिस्थितिक तंत्र के भेद आएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकार, पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र के, पारिस्थितिक तंत्र के वन पढ़ेंगे, पारिस्थितिक तंत्र के में चारागाह पढ़ेंगे, पारिस्थितिक तंत्र के घटक पढ़ेंगे, पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार का है वो पढ़ेंगे। इसमें तो पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न प्रकार का वर्णन करेंगे। फिलहाल ये आंसर नंबर लॉन्ग आंसर नंबर 8 है और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हम फर्स्ट यूनिट में पर्यावरण की मौलिक अवधारणा तथा प्रकृति का अध्ययन करेंगे हम। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, ये स्किप मत करना, नहीं तो अच्छा आपको समझ में नहीं आएगा। फिलहाल हम देखते हैं आगे। आइए हम डिस्कस करते हैं प्रश्न नंबर 8 जी। प्रश्न नंबर 8 का डिस्कस करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दोस्तों, इसे स्किप मत करना, नहीं तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। कुछ उल्लू के पट्टे होते हैं जो स्किप करते हैं, आप नहीं हो। फिलहाल जो हमारी वीडियो देखते हो, आपको समझ में आएगा। उत्तर में देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार अथवा भेद। पर्यावरणीय, इसमें देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण में जो विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, यानी जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है उसमें विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, यानी हर प्रकार के होते हैं। इसमें देखते हैं हम उन्हें जलवायु, निवास स्थान एवं पादप समुदाय के आधार पर अग्रलिखित 2 समूहों में विभाजित किया जा सकता है अथवा अग्रलिखित 2 प्रकार का होता है। आगे इसमें हम देखेंगे 2 प्रकार का इसमें क्या है। फिर देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं स्थलीय, जलीय। इसमें स्थलीय में आते हैं स्थलीय एवं जलीय पारिस्थितिक तंत्र भी निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला है स्थलीय। स्थलीय में हम देखते हैं, इसमें प्राकृतिक आता है, मानव निर्मित आता है। स्थलीय में प्राकृतिक में आता घास स्थल, वन आता है, मरुस्थल आता है। और घास स्थल में आता है वर्षावती वन, यानी जो वर्षावती वन होते हैं वो आते हैं। डेसिडुआस आते हैं और ट्रॉपिकल सदाबहार आते हैं। सदाबहार कोड़धारी आते हैं। अब इसमें देखते हैं मानव निर्मित, बाग बगीचे आते हैं, फसल स्थान आता है। फिर यहाँ पे देखते हैं आगे, यहाँ पे जलीय में आते हैं। जलीय में इसमें देखते हैं, जलीय में आते हैं आलवड़ीय अथवा स्वच्छ जलीय। दूसरा समुद्रीय, समुद्रीय में आते हैं समुद्र। फिर यहाँ पे देखते हैं आलवड़ीय में रुका हुआ जल, बहता हुआ जल, यानी स्वच्छ जल, स्वच्छ जलीय में होता है। यहाँ पे अब देखते हैं बहता हुआ जल में देखते हैं सोता, और यहाँ पे है नदी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं वन पारिस्थितिक तंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अनेक प्रकार के स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में वन पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा एवं विकसित होता है। इसमें बताया गया है अनेक प्रकार के स्थलीय, जो स्थलीय धरती होती है, यानी अनेक प्रकार के स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में वन पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा एवं विकसित है।
यानी जो भी पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उसमें सबसे बड़ा इसमें होता है वन पारिस्थितिक तंत्र। फिर यहाँ पे देखते हैं इस पारिस्थितिक तंत्र में सभी प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हाँ जी तो है वन में सभी प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है। इन्हीं शाख है, झाड़ियाँ हैं, छोटे एवं बड़े आकार के वृक्ष इत्यादि। यानी जो वन पारिस्थितिक तंत्र होता है इसमें शाख है, झाड़ियाँ हैं, छोटे एवं बड़े आकार के वृक्ष इत्यादि सभी प्रकार के इसमें मतलब वृक्ष पाए जाते हैं। तो उस हिसाब से इसमें बताया गया है कि जो वन पारिस्थितिक तंत्र है सबसे बड़ा एवं विकसित होता है। फिर इसमें आगे हम देखते हैं, इसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु जैसे कीड़े मकोड़े, यानी जो वन होता है उसमें कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, गिलहरी पाई जाती है, छछूंदर पाए जाते हैं, चूहे है, बिल्ली है, गीदड़ है, लोमड़ी, सर्प, शेर, भालू, चीता, हाथी इत्यादि पाए जाते हैं। यानी जो वन पारिस्थितिक तंत्र में शेर, लोमड़ी, सर्प, भालू, चीता, हाथी इत्यादि पाए जाते हैं। यानी जो वन होता है उसमें इसी वजह से हर चीज़ पाई जाती है, इसी वजह से वन सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होता है एवं विकसित भी होता है। अब तो इसमें आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं वर्षा काल में जल प्राप्ति के कारण वन प्रदेश में उपलब्ध वनस्पतियाँ काफ़ी हरी भरी एवं घनी हो जाती हैं। यानी जो वर्षा काल होता है जब बारिश होती है तो उसमें उस समय वनस्पतियाँ जो होती हैं काफ़ी हरी भरी हो जाती हैं, यानी हरियाली बढ़ने लगती है। आगे इसमें देखते हैं इनका प्रकाश संश्लेषण क्षेत्र भी काफ़ी विस्तृत हो जाता है। यानी जब बारिश होती है उस समय प्रकाश संश्लेषण भी ज़्यादा हो जाता है। और इसमें आगे देखते हैं घनी वनस्पतियों के कारण सूर्य प्रकाश वनों के निचले भागों तक नहीं पहुंच पाता। यानी जो ज़्यादा घने जंगल होते हैं तो उनमें कुछ जगहों पर सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंच पाता, यानी वन पारिस्थितिक तंत्र में इतना बड़ा वन पारिस्थितिक तंत्र हो जाता है, यानी पारिस्थितिक तंत्र। फिर आगे देखते हैं वन पारिस्थितिक तंत्र को अजीवी और जीवी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी जो वन होता है अजीवी और जीवी यानी निर्जीव और अजीब, यानी जो इसमें दिखाया गया है कि जो अजीब और निर्जीव दो प्रकार के इस भागों में विभाजित किया गया है। फिर इसमें देखते हैं जो अजीवी घटकों में भौतिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक घटक आते हैं। यानी भौतिक कार्बनिक जो जैसे कार्बनिक वो जो जल के राख हो जाते हैं, एवं अकार्बनिक वो होते हैं जो मतलब जलते नहीं है, रूप परिवर्तित करते हैं। जैसे जल होता है उसे अगर गर्म करो तो भाप बन जाता है। या फिर आगे देखते हैं जबकि जीवी घटकों में प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता, यानी जीवी घटक यानी जो जीवित हो जैसे उत्पादक जैसे उत्पादक में आते हैं, जैसे वृक्ष हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। उपभोक्ता जो कि चीज़ों को उपभोग में करते हैं, जैसे मानव है उपभोक्ता है, हर चीज़ खाता है, यानी साग सब्जी मांसाहारी भी है। ऐसे अनेक प्रकार के अपघटक सम्मिलित होते हैं। ऐसे ही इसमें अपघटक होते हैं जिसमें अपघटक मृत जीवों को खाते हैं, जो गंदगी को दूर करने का काम करते हैं। ऐसे ही इसमें यानी जो आते हैं जीवी घटकों में। फिर इसमें बताया गया है आगे, इसमें बताया गया है वन पारिस्थितिक तंत्र में खाद्यजाल अत्यंत संकीर्ण एवं जटिल होता है। यानी जो वन पारिस्थितिक तंत्र होता है इसमें खाद्यजाल यानी खाने वाला जाल यानी कि एक दूसरे पर आधारित होते हैं वो बताया गया है। यानी खाद्यजाल अत्यंत संकीर्ण एवं जटिल होता है। संकीर्ण यानी पतला एवं जटिल यानी कठोर होता है। इसमें खाद्य श्रृंखलाओं की अनेक कड़ियाँ पाई जाती हैं। अन्य पारिस्थितिक तंत्र के समान इसमें भी खाद्य श्रृंखला एवं ऊर्जा का वही क्रम पाया जाता है। जैसे वन पारिस्थितिक तंत्र के घटक, इसमें क्या क्या घटक है इसमें हम ये देखते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित दो घटक होते हैं। एक है इसमें आजीवी यानी जीवीय घटक, इसके अंतर्गत उत्पादक एवं उपभोक्ता अपघटक आते हैं। इसमें देखते हैं पहले में उत्पादक। इसमें उत्पादन में क्या आता है, शाक आती है यानी प्रकार की घास, मांस, यानी सुकाई इत्यादि। झाड़ियों में आती हैं बबूल, झाऊ, कैलेमेटिस यानी करील, टिमरू,
रतन जोत, का काथुरपट्टी, गंडेला इत्यादि। आगे देखते हैं इसे वन में क्या आता है, इसमें वृक्ष यानी वृक्ष में क्या आता है, शाखू, शौगान, टीक, शाल, चीड़, पीपल, ओक, देवदार, शीशम इत्यादि। आगे इसमें उपभोक्ता में क्या है ये भी देखते हैं। उपभोक्ता में आते हैं इसमें प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कीड़े मकोड़े, चूहा, गिलहरी, हिरन, खरगोश, घोड़ा, गाय, बंदर, इसमें सुअर, लंगूर, चिड़िया तथा सभी प्रकार के शाकाहारी जंतु आते हैं। इसमें हम आगे फिर देखते हैं, इसमें आगे आगे कंटेंट और भी अच्छा आएगा, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इसमें देखते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता भेड़िया, सांप, गिद्ध, तेंदुआ, मेंढक, बिल्ली, बाज, पक्षी इत्यादि। तृतीय में देखते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता सांप, कुत्ता, वन मानुष इत्यादि। सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता जिसमें आते हैं शेर, चीता, जिगर, सांप, मनुष्य इत्यादि। इसमें देखते हैं अपघटक में क्या आता है, अनेक प्रकार के जीवाणु आते हैं अपघटक में एवं कवक आते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है, जैसे फाइकोमाइसीटस, इसमें एस्कोमाइसीटस, बेसिडियोमाइसीटस एवं ड्यूटेरोमाइसीटस। इसमें देखते हैं वर्ग के कवक इत्यादि। इसमें देखते हैं यानी दूसरे में देखते हैं, दूसरे पॉइंट में अजीवी घटक। अजीवी घटक में इसमें देखते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स में भौतिक घटक, जिसमें पहला पॉइंट है जल, वायु, ताप, प्रकाश, आर्द्रता आदि। भौतिक घटक यानी भौतिक, इसे किसे कहते हैं, इसे जल है, भौतिक घटक में आते हैं। वायु, ताप आता है, प्रकाश आता है, आर्द्रता। इसमें दूसरे पॉइंट में देखते हैं अकार्बनिक घटक, अनेक गैसें जैसे CO2, O2, N2 इत्यादि। खनिज तत्व जैसे Ca यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, यानी के यानी पोटेशियम, कैल्शियम, और Fe यानी लोहा, एस सल्फर, CO, Ni यानी निखिल, V ब्रोमाइड और इत्यादि। फिर इसमें आगे देखते हैं, इसमें दिया गया है अकार्बनिक घटक क्या है। इसमें अकार्बनिक घटक कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, रंगा पदार्थ इत्यादि। चारागाह पारिस्थितिक तंत्र, चारागाह पारिस्थितिक तंत्र यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यानी इसमें चारागाह में क्या दिया गया है, चारागाह पारिस्थितिक तंत्र एक प्रकार का स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें मूल उत्पादक के रूप में विभिन्न प्रकार की हरी घासें एवं छोटे छोटे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसमें बताया गया कि जो चारागाह होता है उसमें उत्पादक के रूप में, जो उत्पादक यानी से पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे, उत्पादक यानी अपना भोजन जो बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, यानी जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वो रासायनिक प्रक्रिया एक प्रकार की है। तो चारागाह में जो रहने वाले पशु पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, परपोषी। इसमें आगे देखते हैं जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल उत्पादकों यानी घासों पर आधारित होते हैं, यानी जो घास के मैदान में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो घास पर निर्भर होते हैं। तो वो उत्पादक यानी मूल उत्पादकों यानी घास जैसे उस पर आधारित होते हैं। तो खाद्य ऊर्जा के प्रवाह के आधार पर चारागाह पारिस्थितिक तंत्र के उपभोक्ता निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के शाकाहारी जंतु आते हैं जैसे कीट होता है। प्राथमिक होने से दीमक, चूहा, हिरन, बकरी, गाय, भैंस आदि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता हम देखते हैं इसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो शाकाहारी जंतु को खाते हैं, जैसे मेढक है, मेढक छोटे छोटे कीड़ों को खाता है, छिपकली वो भी खाती है, सर्प है, गीदड़ है, चीता है, पक्षी इत्यादि जो द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। फिर आगे देखते हैं इसमें थोड़ा सा और ऊंचा, इसमें देखते हैं तृतीय उपभोक्ता। इसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे बाज, गिद्ध, शेर इत्यादि। दोस्तों आगे पढ़ोगे तो और भी समझ में आएगा, फिर इसकी मत करना, ये आ भी सकता है आंसर।
पेपर में। फिर आगे देखते हैं इसमें चारागाह पारितंत्र के समस्त उत्पादक एवं उपभोक्ता। उत्पादक यानी वो होते हैं जैसे पेड़ पौधे छोटे छोटे जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता वो जो उन पर आधारित होते हैं जैसे पेड़ पौधे छोटे छोटे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन यानी जो जो पौधे पेड़ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना मतलब जो अपना निर्माण करते हैं उपभोक्ता उनका उपयोग करते हैं। यानी उपभोक्ता की मृत्यु होने के पश्चात उनके मृत शरीर को अपघटक यानी जो उपभोक्ता होता है जैसे मनुष्य एक प्रकार का उपभोक्ता है या शेर चीते वगैरह उपभोक्ता है, अगर इनकी मृत्यु हो जाते हैं मर जाते हैं मृत्यु यानी प्राप्त होती है नहीं तो जो शरीर बचता है जीवाणु कवक सड़ा गला सरल कार्बनिक यानी जो तथा कार्बनिक यानी अकार्बनिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। यानी जो शरीर होता है सड़ा गला वो की जीवाणु कवक खा जाते हैं जो मृदा तथा वायुमंडल में पहुंचकर उन तत्वों की मात्रा को संतुलित बनाए रखते हैं। हरी घासें तथा पौधे इन तत्वों को मृदा तथा वायुमंडल से पुनः ग्रहण कर लेते हैं। यानी बताया गया ये जो हरी घास होती हैं तथा पौधे इन तत्वों को मृदा वायुमंडल से पुनः ग्रहण कर लेते हैं। फिर आगे इसमें देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न प्रकार क्या है इसका। देखो पारिस्थितिक तंत्र की रचना जैविक तथा अजैविक संघटकों द्वारा होती है। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है पारिस्थितिक तंत्र की संरचना जो रचना होती है जैविक अजैविक जैविक जिसमें मतलब जीव जान होती है, अजैविक जो निर्जीव होते हैं तो इसे इन दोनों के मिलन से होती है पारितंत्र की संरचना। जैसे वन होता है इसमें देखते हैं इसके अंतर्गत इसमें देखते हैं इसके ये दो घटक क्रमशः जीवोम तथा वायुओम तथा निवासीय तंत्र अर्थात भौतिक पर्यावरण होते हैं। फिर आगे देखते हैं प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र कार्यरत रहते हैं। जो प्रकृति होती है उसमें हर प्रकार के विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र कार्यरत होते हैं। फिलहाल आगे देखते हैं ये तंत्र जलवायु मृदा वनस्पति जल स्थल के साथ साथ भिन्नता रखते हैं। इसके अलावा मानव ने पर्यावरण का उपयोग कर नवीन पारिस्थितिक तंत्रों का निर्माण किया है। ये जो मानव है उसने पर्यावरण का उपयोग कर लिया, ठीक है, उपयोग करके नवीन नए प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों का विकास किया है। जैसे गार्डन होते हैं जी भी नए पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं। जो गार्डन होता है उसमें कटाई छटाई करते हैं देखने में सुंदर लगे इसलिए वो भी एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र होता है। फिलहाल आगे देखते हैं इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र है जिसे जीव मंडल कहते हैं। यानी जीव मंडल जिसमें जीवन होता है वो जीव मंडल होता है। इसके अनेक बृहद खंड हैं सो तो हैं इसके बृहद खंड यानी छोटे छोटे भागों में जो यानी बड़े बड़े भागों में बड़े होते हैं यानी छोटे बड़े भागों में बटे हुए होते हैं। फिलहाल आगे देखते हैं जिन्हें जैव खंड कहते हैं। इसमें देखते हैं प्रत्येक खंड के गौड़ यानी जो अनुमानित बोलते हैं गौड़ को तथा उपखंड है। तात्पर्य है कि पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार बृहद प्रदेशों में भी हो सकता है। यानी बृहद यानी बड़े प्रदेशों में भी हो सकता है निर्माण यानी विस्तार यानी तथा सूक्ष्म प्रदेशों में भी यानी छोटे छोटे जो देश होते हैं उनमें भी हो सकता है पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण। इसमें देखते हैं पारिस्थितिक तंत्रों के प्रकार। पारिस्थितिक तंत्र के सामान्य दो प्रकार के होते हैं यानी सामान्य दो प्रकार के होते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में देखते हैं हम प्राकृतिक रूप में मानव के भाव के बिना
प्रभाव के बिना कार्यरत रहते हैं। यानी जो प्राकृतिक रूप में मानव जो होता है, मानव के प्रभाव यानी जो मानव के प्रभाव के बिना कार्यरत रहते हैं, यानी पारिस्थितिक जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है उसके बारे में बताया। इसमें देखते हैं ये स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें स्थलीय आते हैं जैसे वानिकी, घास क्षेत्र, मरुस्थल आदि होते हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रकार होते हैं, जिसमें है शुद्ध जलीय, इसमें बहता पानी आता है जैसे नदी, झरना तथा जैसे झील है, तालाब है, दलदल आदि। सागरीय जिसमें सागर में आता है गहरा सागरीय तथा तटीय या उथला सागरीय। अप्राकृतिक अथवा मानवकृत, यानी मानवकृत मानव द्वारा जो रची जाती हैं, यानी जो मानव द्वारा बनाई जाती है, यानी मानवकृत पारिस्थितिक तंत्र जिसे बोलते हैं। इसमें मानव अपने बौद्धिक, तकनीकी तथा वैज्ञानिक स्तर के रूप में पर्यावरण का उपयोग कर पारिस्थितिक तंत्र और प्रदेश विकसित करते हैं, जैसे कृषि प्रदेश या फसल पारिस्थितिक तंत्र, चारागाह, नगरीय, आकाशीय पारिस्थितिक तंत्र का विकास होता है। इसमें देखते हैं हम पारिस्थितिक एवं पर्यावरण प्रदेश। पीटर हेगेट ने अपनी पुस्तक में भौगोलिक दृष्टिकोण से 9 बृहत पारिस्थितिक एवं पर्यावरण प्रदेश का उल्लेख किया है, जैसे जो निम्नलिखित हैं। देखो कौन कौन से इसमें देखते हैं। विषुवत रेखीय, यानी मध्य अक्षांशीय, सीमावर्ती, यानी बोरेल, सवाना, भूमध्य सागर। आगे इसमें देखते हैं, जिसमें है भूमध्य सागर तो देख लिया। इसमें मध्य अक्षांशीय, चारागाह, शुष्क तथा अर्ध शुष्क, टुंड्रा, ध्रुवीय। इसमें 9 पारिस्थितिक तंत्र हैं। फिर आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं उपरोक्त प्रकारों के अलावा भी पारिस्थितिक तंत्र के अनेक क्षेत्रीय और सूक्ष्म प्रकार संभव हैं। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार का अध्ययन, यानी जो पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन है, ये आवासीय दृष्टिकोण उत्तम विधि है तथा यह भौगोलिक दृष्टिकोण में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पर्यावरण का जीवों मानवों के साथ सामंजस्य स्थापित कर अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण जिस प्रकार का होगा, मतलब जो जिस प्रकार का होगा ही जैसे वनस्पति, जीव जंतु, मानव क्रियाएं होंगी। फिर इसमें आगे देखते हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र में मानव क्रिया तो होंगी ही, जब पारिस्थितिक तंत्र में इसमें आगे देखते हैं शुद्ध जलीय पारिस्थितिक तंत्र। फिर आगे देखते हैं इसमें, इस तंत्र में जल के प्राकृतिक, रासायनिक, भूमध्य तथा जैविक तत्वों का अध्ययन होता है, और शुद्ध जल ठहरा या स्थिर और बहता हुआ हो सकता है। ओडम के अनुसार, यानी ओडम जो वर्णन किया, शुद्ध जल की पारिस्थितिक परिभाषा इस प्रकार की है, जो ओडम के अनुसार जो परिभाषा ओडम ने दी है, जो कि देखते हैं हम। अथवा इसमें देखते हैं जो परिभाषा दी है ओडम ने। आशय है कि जल में उसकी संरचना के अनुरूप विभिन्न प्रकार के उत्पादक अथवा जीवों का जन्म होता है। वे उसी प्रकार से या एक दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं तथा अस्तित्व में आते हैं और अंत में अपघटित हो जाते हैं। यानी इसमें बताया गया है कि जो उत्पादक होते हैं या जीव, यानी जो जीव होते हैं उनका जन्म होता है, यानी वे उसी प्रकार एक दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं, यानी जिसे एक दूसरे को आधारित होते ही हैं। जैसे उत्पादक होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं,
और जो उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, तो उत्पादकों को यानी जो हरी घासें हैं वो मानव उपयोग में लाते हैं, बकरी है भेड़ बकरी लाते हैं, यानी फिर बाद में अस्तित्व में आते हैं, यानी जो अपना भोजन प्राप्त करके अस्तित्व में लाते हैं। फिर इसमें देखते हैं, इसमें कहते हैं फिर अंत में वो अपघटित हो जाते हैं, यानी जब वो मृत होते हैं तो उनका शरीर खराब होता है, तो वो अपघटित होकर यानी उसी में मिल जाते हैं। फिर आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पे देखते हैं सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। पृथ्वी तल के लगभग 70% महासागरीय भाग में प्रत्येक महासागर का एक वृहत पारिस्थितिक तंत्र होता है, यानी बृहत यानी बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होता है 70%। इसमें बताया गया कि जो पृथ्वी तल होती है कि यानी कि लगभग 70% महासागरीय भाग में महासागर का बृहत पारिस्थितिक तंत्र, यानी बृहत में बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होता है। ये बात तो सही है, सागर का भी पारिस्थितिक तंत्र बड़ा होता है। इसमें देखते हैं सागरीय जल का रासायनिक प्रक्रम भिन्न होता है, इसीलिए उसमें तापमान तथा ऑक्सीजन आदि की प्रक्रिया भी भिन्न होती है। इसमें देखते हैं सागरीय या सामुद्रिक यानी जो परिस्थिति के संदर्भ में ओडम ने लिखा है कि सागरीय तंत्र में भी गहरे सागर की परिस्थिति यानी पारिस्थितिकी उथले सागर की पारिस्थितिकी से भिन्न होती है, यानी जो सागर होता है, जिन सागर तंत्र में भी गहरे सागर के पारितंत्र जो होते हैं उथले सागर की परिस्थिति यानी पारिस्थितिकी से भिन्न होती है। इसी का एक प्रमुख भाग एस्चुरी पारिस्थितिकी होता है, जिसमें देखते हैं सागरीय पारिस्थितिक तंत्र में जल की संरचना, उसके जीव जंतुओं, वनस्पति का पर्यावरण से समानुकूलन का तंत्र, इसका अध्ययन समुद्र विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के लिए आवश्यक है। फिर इसमें आगे देखते हैं घास के मैदानों का पारिस्थितिक तंत्र। द ग्रासलैंड इकोसिस्टम यह स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। घास के मैदान पृथ्वी पर लगभग 19% भाग पर है, जिसमें उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान शामिल हैं। इसमें सवाना घास का पारिस्थितिक तंत्र महत्वपूर्ण है। इस तंत्र में वायु तथा मृदा में उपस्थित विभिन्न रासायनिक तत्वों के प्रभाव से विभिन्न प्रकार की घास, झाड़ियाँ तथा पेड़ जो पौधे होते हैं, पौधों का विकास होता है। इनके प्राथमिक उपभोक्ताओं में घास खाने वाले जानवर और घास की पत्तियां खाने वाले विभिन्न प्रकार के कीट आते हैं। द्वितीय उपभोक्ताओं में मांसाहारी जीव जंतु आते हैं। मानव स्वयं भी पशुओं से प्राप्त पदार्थों का उपभोग करता है और शिकार भी करता है। अपघटक के रूप में मृत जीव जंतु, उनके उत्सर्जित पदार्थ से अनेक जंतुओं जो जीवाणुओं का जन्म होता है। जो उत्सर्जित पदार्थों से जीवाणु का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं उत्सर्जित पदार्थ, नहीं गंदगी जिसे बोलते हैं। या इसमें देखते हैं अनेक जो अंत में मृदा में मिल जाते हैं। फिर आगे देखते हैं इन प्रदेशों में, यहाँ पे इन प्रदेशों में पशु चारण स्वतंत्र तथा व्यापारिक प्रमुखता से होता है, लेकिन जहाँ परिस्थितियाँ अनुकूल हैं वहाँ कृषि की जाने लगी, यानी जहाँ परिस्थितियाँ जो होती हैं सही होती हैं तो वहाँ कृषि होती है, और मानव ने अन्य आर्थिक क्रियाएं भी विकसित की हैं। फिर आगे देखते हैं इसमें वनीय पारिस्थितिक तंत्र यानी द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्रों में वनों का विस्तार है। एक ओर सदाबहार उष्ण कटिबंधीय वन है, तो दूसरी ओर शीतोष्ण के पहाड़ वाले और जो पतझड़ वाले, यानी शीतोष्ण के पतझड़ वाले और शीतोष्ण के सीमावर्ती प्रदेशों में कोणधारी वन का प्राकृतिक वनस्पति, जहाँ एक और पर्यावरण और पारिस्थितिक से विभिन्न तत्वों जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, मृदा आदि को नियंत्रित करते हैं, वहीं उनका अपना पारिस्थितिक तंत्र भी होता है। फिर इसमें देखते हैं
वनीय क्षेत्रों में जो वनीय क्षेत्रों की मृदा में मिश्रित अनेक खनिज, लवण और वायुमंडल के तत्व इस प्रदेश के जैविक तत्वों में उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक के रूप में विभिन्न प्रकार के वृक्ष होते हैं जो उष्ण, शीतोष्ण तथा शीत दशाओं के साथ साथ बदलते हैं। इन्हीं के साथ विषुवत रेखीय प्रदेशों में झाड़ियाँ, लताएं आदि की अधिकता होती है। इसमें देखते हैं प्राथमिक उपभोक्ताओं में विभिन्न प्रकार के जानवर जो वनस्पति का भोजन करते हैं, कीट, वृक्षों पर रहने वाले परिंदे। द्वितीय उपभोक्ताओं में मांसाहारी जीव जंतु, पशु, यानी मांसाहारी जीव जंतु से पक्षी आते हैं, पक्षी शामिल हैं। फिर आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पे देखते हैं वनस्पति निरंतर गिरकर सड़ती रहती है तथा मृदा में समाहित हो जाती है। इसी प्रकार जीव जंतु भी मृत्यु के बाद जीवाणुओं द्वारा तथा अंत में मिट्टी में मिल जाते हैं। विश्व के उष्णकटिबंधीय वनों की ओर वर्तमान में पर्याप्त ध्यान आकृष्ट है, क्योंकि इनका तीव्र गति से हो रहा विनाश पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरा है। जी बात तो सही है। मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के लगभग 17% भाग पर उष्ण मरुस्थल है। यहाँ का पर्यावरण अल्प वर्षा तथा उच्च तापमान के कारण विशिष्ट होता है। जल की कमी के कारण यहाँ की वनस्पति भी विशिष्ट होती है तथा शुष्कता के कारण बालू के स्तूपों का सब जगह विस्तार होता है। मरुस्थल क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति कटीली झाड़ियाँ, छोटी घास तथा कुछ शुष्कता सहन करने वाले वृक्ष होते हैं। इन क्षेत्रों में रेंगने वाले एवं अन्य जीवों के साथ ऊँट, भेड़, बकरी की अधिकता होती है जो कम वर्षा तथा अल्प भोजन पर जीवन बिताते हैं। इन क्षेत्रों में अपघटक क्रिया अपेक्षाकृत कम होती है। इन प्रदेशों में पशुपालन के साथ जहां जल उपलब्ध हो जाता है, मोटे अनाज की कृषि भी की जाती है। एक सामान्य तथ्य मरुस्थलों के संबंध में यह है कि यहाँ यदि जल उपलब्ध हो तो वे उत्तम कृषि क्षेत्र बन जाते हैं। मानव क्रियाओं से इन प्रदेशों के पारिस्थितिक तंत्र में फिर परिवर्तन आ जाता है। कृषि क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र उपर्युक्त वर्णित पारिस्थितिक तंत्र जहाँ एक ओर पूर्णतया प्राकृतिक है, वहीं दूसरी ओर मानव के तकनीकी तथा वैज्ञानिक ज्ञान के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर मानवकृत तंत्र का विकास होता है। इसी में कृषि का पारिस्थितिक तंत्र प्रमुख है। इसमें मानव अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक तत्वों में परिवर्तन करता है। मृदा में कृषि उर्वरता देकर खनिज लवणों की पूर्ति करता है। विशिष्ट प्रकार के बीज, सिंचाई व्यवस्था तथा तकनीकी प्रयोग से न केवल कृषि क्षेत्र में विस्तार करता है बल्कि उत्पादन में वृद्धि, उत्तमता में विकास, नवीन फसलों के उत्पादन द्वारा अधिकतम विकास करता है। फिर आगे देखते हैं इसमें कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में मृदा तथा उसकी रासायनिक संरचना का अत्यंत महत्व होता है, क्योंकि उसी के अनुरूप कृषि उपजों का निर्माण किया जाता है। इन फसलों के साथ अनेक प्रकार के पौधे अपने आप उगते रहते हैं। उपभोक्ता में विभिन्न कीट, जीव जंतु, पक्षी, पालतू जानवर तथा स्वयं मानव होते हैं। कुछ पत्ते एवं फल खाते हैं तो अन्य अनाज का उपभोग करते हैं। फसलों के पक जाने के बाद विभिन्न पदार्थ
मृदा में मिश्रित हो जाते हैं। आगे देखते हैं इसमें। यहाँ पे देखते हैं। उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन के साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन आता है। मानवीय प्रयास उनमें तथा अधिक समानुकूल उत्पन्न होते हैं। समान अनुकूल इसमें देखते हैं यहाँ पे। तथा कई बार नवीन पारिस्थितिक तंत्रों का विकास हो जाता है। विश्वव्यापी पारिस्थितिक तंत्र के अतिरिक्त मध्यम श्रेणी के तत्वों का विकास एवं देश या प्रदेश में हो जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र का विकास पर्यावरण तथा मानव के सामंजस्य तथा समानुकूल का परिणाम है। ये प्रदेश विकास अथवा क्षेत्रीय विकास का आधार प्रस्तुत करते हैं। यदि विकास योजनाओं का प्रारूप पारिस्थितिक तंत्र व इन प्रदेशों के आधार पर किया जाए तो वे विकास को जो होते नई दिशा प्रदान करेगा तथा इनमें क्षेत्रीय समस्याओं का निराकरण होगा और वास्तविक विकास संभव होगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में देखेंगे।